इस वीडियो में चैप्टर 12, 13 और 14 की बात करेंगे। चैप्टर 12 रॉबर्ट हिलब्रन इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टर्स। तो रॉबर्ट के पिताजी का लेदर का बिजनेस था और जैसे ही वो एमबीए करने के लिए कॉलेज में जाने वाले थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना कॉलेज जाने का आइडिया छोड़ के अपना बिजनेस संभालना पड़ा। उनके पिताजी थे जो उनके पास स्टॉक होल्डिंग्स भी थी और उनके पिता ने बहुत बार बेंजामिन ग्राहम का नाम मेंशन किया था उनके आगे। तो रॉबर्ट फिर बेंजामिन ग्राहम के पास जाते हैं मिलने। तो बेंजामिन ग्राहम को लग रहा था कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है तो ये पैसे उधारे वगैरह मांगने आया, लेकिन वो एडवाइस लेने आया था। तो बेंजामिन ग्राहम उसे एडवाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक मंथली फीस पे। तो फिर बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, वहाँ वो एक कोर्स दिया करते थे। तो रॉबर्ट ने उस कोर्स में भी एनरोल कर लिया और वो भी वॉरेन बफे वॉल्टर स्क्लोज की तरह बेंजामिन ग्राहम के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन आधे से ज़्यादा दुनिया जो कोर्स ले रही थी वो सारी बेंजामिन ग्राहम के लिए काम करना चाहती थी। लेकिन इतने ज़्यादा बंदों को वो कैसे रखते। तो उन्होंने रॉबर्ट को बोला कि तू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर बन जा। तो रॉबर्ट ने अपना लेदर बिजनेस बेच के इस काम में लग गए बेंजामिन ग्राहम के साथ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कंपनीज एनालाइज करने लग गए। तो बैरन्स की एक लिस्ट आया करती थी जिसमें 30 लो प्राइस स्टॉक्स होया करती थी। उनको ये एनालाइज करते थे और उनमें से 10 बेस्ट चूज कर लेते थे। और फिर जब बेंजामिन ग्राहम ने अपना काम बंद कर दिया था तो उसके एक साल बाद ही वॉरेन बफे ने और वॉल्टर स्क्लोज ने अपनी अपनी पार्टनरशिप फर्म्स खोल ली थी जिसमें वो लोगों के पैसे इन्वेस्ट किया करते थे। तो रॉबर्ट ने उनके कंपनी खोलने के एक साल बाद ही दोनों पार्टनरशिप को अपने पैसे दे दिए मैनेज करने के लिए। तो रॉबर्ट को खुद इतना अच्छा एनालिसिस करना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उन्हें पता था कि किन बंदों को अच्छे से एनालिसिस करना आता है और कौन सक्सेसफुल हो सकते हैं फ्यूचर में। तो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम को अपने पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए और फिर वॉरेन बफे और वॉल्टर स्क्लोज को दिए थे जब वो पॉपुलर भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो ये भी एक क्वालिटी होती है वैल्यू इन्वेस्टर्स की कि अच्छे मैनेजर्स आइडेंटिफाई करना। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 13 सेथ क्लारमैन डिस्ट्रेस्ड सेलर्स एंड एब्सेंट बायर्स। सेथ क्लारमैन ने बुक भी लिखी हुई है एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मैंने बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग में भी बताया था आपको। तो सेथ क्लारमैन रिस्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रिटर्न की बजाय। वो रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिटर्न की बजाय। वो बोलते हैं कि 10% प्रॉफिट जो कि श्योर है वो 15% प्रॉफिट से बेहतर है जो कि श्योर नहीं है, जिसमें लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो ये मोटिवेटेड सेलर्स ढूंढते थे कि अगर कोई बंदा इकोनॉमिक रीजंस के अलावा बेचना चाह रहा हो स्टॉक्स को, जैसे कि अगर कोई स्टॉक इंडेक्स से निकल गई हो तो फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडेक्स फंड मैनेज करते हैं वो उसको बेचेंगे, तो वहाँ पे बार्गेन क्रिएट हो सकती है। तो वो स्टॉक किस लिए बेच रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो इंडेक्स से निकल गई, इसलिए नहीं बेच रहे वो कि वो बेकार परफॉर्म करने लगी है या ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसे ही और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा फिर वो स्पिन ऑफ्स देखा करते थे। स्पिन ऑफ की कोई कवरेज नहीं हुआ करती। आईपीओ निकलती हैं जब, तो इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रोकर सारा पूरा तहलका मचा होता है कि आईपीओ आने वाला है इस कंपनी का। तो उनकी पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे एनालिस्ट फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें। लेकिन जब स्पिन ऑफ होते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता स्पिन ऑफ हो गया किसी कंपनी का या क्या हो गया। तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने मार्च में एक कंपनी खरीदी थी ऑड शुगर नाम की। तो फिर 2-4 दिन बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई थी। फिर वो 2 कंपनियों में बन के अभी आई है रिसेंटली, पिछले महीने आई है या फिर उससे पिछले महीने आई है। तो वो जो 2 कंपनीज बन के आई है उनका नाम है अवध शुगर और दूसरा प्लाश सिक्योरिटीज़। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे 50,000 रुपये दिए हुए थे, तो मैंने उसके 20,000 रुपये लगाए थे उस कंपनी में जब वो एक ही कंपनी थी। तो अभी रिसेंटली वो 30,000 हो गए थे और मैंने बेच दी वो। अभी भी बढ़ रहे हैं वो, लेकिन मैं तो निकल गया वहाँ से क्योंकि बहुत है 50% प्रॉफिट 4-5 महीने में। फिर सेथ क्लारमैन ऐसी कंपनीज देखते हैं जिन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की होती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज का जो डेट होता है वो कई बार डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होता है मार्केट में और एसेट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है पे ऑफ करने के लिए। और फिर सेथ क्लारमैन ऐसी जगह भी देखते हैं जहाँ पे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी गलत बंदे के हाथों में होती है। जैसे जो बैंकर होते हैं या लैंडर होते हैं, जब कोई बंदा अपनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाता तो बैंक फिर उनकी जो कोलैटरल रखा हो ज़मीन वगैरह उसको जब्त कर लेते हैं। तो फिर उनको नहीं पता होता कि इस ज़मीन का क्या करना है, तो वो उससे अपना पीछा छुड़ाने की सोचते हैं कि फटाफट ऑक्शन करें या क्या करें, बेचें इसे और निकलें, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो भी मोटिवेटेड सेलर होते हैं, लेकिन बायर्स एब्सेंट होते हैं ऐसी जगह में। तो सेथ क्लारमैन बोलते हैं कि मोटिवेटेड सेलर और एब्सेंट बायर ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। सेथ क्लारमैन ज़्यादातर इन्हीं सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली, जिसमें कोई डेट की प्रॉब्लम्स हैं या फिर लिक्विडेशन होने वाली है या टेक ओवर हो रहे हैं, क्योंकि इनमें जल्दी पैसे बन जाते हैं।
हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मार्केट आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू रियलाइज़ करेगी उसके बाद मतलब आप कुछ गेन करेंगे। उसमें इंतज़ार लंबा भी हो सकता है कई बार। और ये ऐसी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ पे कम लोग हों, जैसे बैंक्रप्सी फाइलिंग में ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। और जब बहुत सारे और लोग आ जाते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने, तो ये वो जगह छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। फिर वहाँ जाते हैं बहुत सारे लोग, फिर ये तीसरी जगह ढूंढने लग जाते हैं। तो एक एग्जांपल भी देते हैं सेथ क्लारमैन। उन्होंने एक कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए थे क्योंकि वो बहुत डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे थे। उस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल की हुई थी क्योंकि उस कंपनी के अगेंस्ट कोई लॉ सूट था, और सेथ क्लारमैन ने ये निकाल लिया था कि अगर लॉ सूट की जो रकम थी वो पूरी पे भी करनी पड़ जाए तब भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, उनसे उन्हें पता चला था कि अगर 1 साल में केस सॉल्व हो गया तो 44% रिटर्न आएगी, 2 साल में हो गया तो 26%, 3 साल में हो गया तो 20%, और 4 साल में हो गया तो 17%, और 5 साल में हो गया तो 15%। तो वो केस 1 साल के अंदर ही सॉल्व हो गया था और 44% रिटर्न मिली उन्हें। उन्होंने इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि रिटर्न्स सर्टेन थी, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वो जो क्लेम था कंपनी के अगेंस्ट। ये तो पक्का था कि मिलेगा, बस ये नहीं पता था कि 1 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कितने साल में मिलेगा। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 14 माइकल प्राइस, डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, पावर। माइकल प्राइस के पोर्टफोलियो ने 1973 से 1976 तक 4 साल के पीरियड में कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दी थी 100% से ऊपर की। और वो चीप स्टॉक्स खरीदते थे, और जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कम वोलेटाइल थी मार्केट से, और ज़्यादा रिडेम्पशन भी नहीं हुआ करती थी उनके फंड की। लोग खुश थे उनको पैसा देके। माइकल प्राइस बोलते हैं कि जब मार्केट नीचे जाती है, अगर आप उस टाइम मार्केट से अच्छा परफॉर्म करें तो फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको सिर्फ ठीक ठाक परफॉर्म करने की जरूरत है मार्केट को बीट करने के लिए। तो वो अपने पोर्टफोलियो का 2/3 हिस्सा चीप स्टॉक्स में रखते थे और 1/3 हिस्सा बैंक्रप्सी, आर्बिट्राज पोजीशन, कैश में रखते थे, और वो कैश कभी भी पोर्टफोलियो के 5% से कम नहीं होने देते थे। और उन्होंने 1999-2000 के इंटरनेट मेनिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और माइकल प्राइस आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकर, कंपनी के जो इनसाइडर होते हैं सिर्फ इनके लिए बेनिफिशियल होते हैं आईपीओज। जो लोग आईपीओ के पहले दिन खत्म होने के टाइम पे खरीदते हैं ना शेयर्स, उनके रिजल्ट्स हमेशा पुअर ही रहते हैं। और माइकल प्राइस एक एग्जांपल भी देते हैं जनरल इलेक्ट्रिक का। तो उसमें सन 2000 में जनरल इलेक्ट्रिक की पीई रेशो थी 70, और जबकि जनरल इलेक्ट्रिक सारे सेगमेंट्स में वैल्यू है, इतनी बड़ी कंपनी है वो, तो ऑब्वियसली स्लो ग्रोवर है। तो स्लो ग्रोवर की इतनी बड़ी पीई रेशो, लेकिन एनालिस्ट फिर भी ये कह रहे थे कि वो जस्टिफाइबल है और अभी और बढ़ेगा। और जब ये अपनी कंपनीज को एनालाइज करते थे तो ये उनके बिजनेस को कंट्रोल पर्सपेक्टिव से देखते थे, वही कि प्राइवेट मार्केट वैल्यू में अगर बिकेगा तो कितने में बिकेगा। और ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे इसलिए नहीं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, स्टॉक मार्केट ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है, बल्कि ये जानने के लिए कि किसी कंपनी में कुछ हुआ तो नहीं, कोई नई डील्स तो नहीं हो रही, कोई ट्रबल तो नहीं हो रही किसी कंपनी में, किसी कंपनी ने अर्निंग्स के जो एस्टिमेट हैं इस क्वार्टर के उनको मिस तो नहीं किया। और ये फिर बैंक्रप्सी फाइलिंग कंपनीज में, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होती थी कंपनीज, उनमें भी डीलिंग करते थे। उनका डेट अगर 30-40% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होता था और कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट होते थे डेट होल्डर्स को पे करने के लिए, तो ये वो खरीद लेते थे। जो सेथ क्लारमैन थे उन्होंने इनके अंडर ही काम किया था, तो इसलिए दोनों सेम ही है थोड़े इस वाले सेगमेंट में। बैंक्रप्सी के 2 रीजन होते हैं यूजुअली। पहला यह है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रही, इंटरेस्ट पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया कंपनी में, तो बैंक्रप्सी के लिए फाइलिंग कर सकती है। दूसरा ये होता है कि अगर कंपनी के खिलाफ किसी ने लॉ सूट फाइल कर दिया तो खुद को बचाने के लिए वो बैंक्रप्सी फाइलिंग करते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस क्या कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है एसेट्स की, और फिर डेट की जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, सीनियर डेट, जूनियर डेट, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्या एसेट्स बैक करने हैं उन डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेट को, कोलैटरल है कि नहीं, और बैंक्रप्सी प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो क्रेडिटर होते हैं वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी के। और जब कंपनी बैंक्रप्सी से बाहर आ जाएगी तो उसकी नई कंडीशन कैसी होगी, उसकी अंडरलाइंग वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर यही नहीं, वो कंपनी की मैनेजमेंट को भी एंकरेज करते थे कि सही काम करें जिससे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो। और वो ये बोलते थे मैनेजमेंट को कि वो पब्लिसाइज करे कि उनकी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ताकि बायर्स आएँ और उनकी कंपनी की स्टॉक खरीदें। तो माइकल प्राइस लास्ट में बोलते हैं कि आपको 4 चीज़ें चाहिए: डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस और होमवर्क। डिसिप्लिन में यह है कि आपको जो आपके स्टैंडर्ड्स है ना वैल्यूएशन के, आपको वैसे ही करना है। मार्केट अगर बढ़ रही है तो आपको मार्केट
की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना कि कुछ और खरीद लो। अपने स्टैंडर्ड्स कभी नहीं छोड़ने, जो आपकी फिलॉसफी है वो कभी नहीं छोड़ने। क्योंकि अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आज मार्केट इतने % से बढ़ी, लेकिन आप देखोगे कि मेरी स्टॉक तो यार आज इतने % से गिर गई, तो आपको अर्ज होगी कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैं कुछ और खरीद लेता हूँ यहाँ से निकल के। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा है पेशेंस। पहला तो स्टॉक खरीदने से पहले भी पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक प्राइस अंडरलाइंग वैल्यू से काफ़ी कम नीचे ट्रेड कर रहा होगा कि आपको सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए, तभी खरीदना है आपने। तब तक स्टॉक के गिरने का इंतजार करना है, सीधा नहीं टूट पड़ना स्टॉक पे। और दूसरा फिर स्टॉक खरीदने के बाद भी पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट को रियलाइज करने में टाइम लगेगा। तीसरा है फोकस। तो आप कंपनी पे फोकस करो, ना कि ओवरऑल इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हो। ग्लोबल प्रिडिक्शन हो रही है, फ्यूचर में ये होने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट हो रहे हैं, ये होने वाला है, उन सब पे ध्यान मत ही दो। अपना कंपनी पे फोकस करो, अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करो। चौथा है होमवर्क। तो यहाँ पे माइकल प्राइस बोलते हैं कि आप अगर खरीद रहे हो कोई स्टॉक तो कोई बंदा उसे बेच भी रहा है, तो फिर एक ही बंदा सही हो सकता है। तो अगर आपने होमवर्क किया हुआ है, अगर आपको नॉलेज है, तभी आप सही होगे। तो इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते रहो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।